विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। साल 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। तभी से ये सिलसिला बना हुआ है। इस उपलक्ष्य पे 9वीं की छात्राएं आप सबके सामने लाई है सुनहरी कहानियाँ। नमस्कार, मेरा नाम है रेयांशी जोशी और मेरी कहानी का शीर्षक है ईश्वर सब कहीं है। राम अपने बेटे प्रशांत को नित्य रात्रि को कहानियाँ सुनाया करता था। एक दिन राम ने प्रशांत से कहा, बेटा हमेशा याद रखना कि भगवान सब कहीं है। प्रशांत ने इधर उधर देखा और मासूमियत से पूछा, पिताजी मुझे तो भगवान कहीं नहीं दिख रहे। राम ने धैर्य से बताया, पुत्र हम भगवान को नहीं देख सकते परंतु वे हमें तथा हमारे कर्मों को सदैव देखते हैं। प्रशांत ने मानो इस बात को गांठ बांध कर याद कर लिया। कुछ दिन बाद उनके गांव में अकाल की स्थिति का आगमन हुआ। राम प्रशांत संग गांव छोड़ भाग गया। ऐसी स्थिति हो गई कि राम को अपने परिवार का पेट पालने के लिए गलत रास्ते एवं चोरी का सहारा लेना पड़ा। रात में राम ने सोचा कि सूरज के खेत से कुछ अनाज चुरा लिया जाता है। उसने प्रशांत को खेत के पास ही एक कुएं पे खड़ा किया और कहा, बेटा इधर उधर देखते रहना और कोई आए तो मुझे आवाज़ लगा देना। प्रशांत ने आदेश का पालन करने के लिए हाँ कहा। राम धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ ही रहा था, तभी प्रशांत को एहसास हुआ कि पिताजी गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसने तुरंत पिता को आवाज़ लगाई। राम जल्दी से आया और इधर उधर देखने लगा। उससे कहा कि कोई तो नहीं है, फिर तुमने क्यों बुलाया? तभी प्रशांत ने कहा कि पिताजी भगवान आपको देख रहे थे, आप उन्हें नहीं देख सकते। यह सुनकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और लज्जित महसूस हुआ। शिक्षा, ईश्वर हर कहीं है और हमारे कर्मों को देखते रहते हैं, इसीलिए सदैव अच्छे कर्म कीजिए तथा सच्चाई के मार्ग पर चलिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पलक सहितानी कक्षा 9A2 की छात्रा आप सबके सामने एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कथा का विषय है मन की चुप्पी। एक बार एक किसान की गड़ी कहीं खो गई। चारों तरफ ढूंढने और तमाम कोशिशों के बाद भी गड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वह इस काम में परिवार के बच्चों की मदद लेगा। उसने सब बच्चों को बुलाया और उसने कहा कि तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी खोज देगा उसे मैं 500 रुपये दूंगा। बच्चों के द्वारा कई घंटों तक ढूंढने पर भी घड़ी नहीं मिली और सभी निराश हो गए। उसी समय एक बच्चा किसान के पास आया और बोला, चाचा मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। बच्चा एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा। जब वह किसान के आराम कक्ष में निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान सोने की घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और आश्चर्य में बोला कि बेटा कहाँ थी ये घड़ी? बच्चा बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई और मैंने घड़ी खोज निकाली। सीख, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें जरूरी चीज़ों को समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, जो आगे जाके हमारे जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नमस्कार, मैं हर्षिका जलान कक्षा 9A2 की छात्रा आज आपके सामने एक लघु कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है परिश्रमी बालिका। कुछ समय पहले की बात है। एक होनहार बालिका थी जिसका नाम था शालिनी। वह अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। उसका सपना था कि वह ऊंचाई को प्राप्त करे, पर उसकी एक मजबूरी थी।
गरीबी। उनके पास ना तो मजबूत घर था, न ही खाने पीने के लिए पैसे। ऐसी अवस्था में शालिनी अपनी पढ़ाई कैसे करती? पर शालिनी ने हार नहीं मानी और कठिन परिश्रम करने लगी। वह जगह जगह काम पर जाने लगी। उसके माता पिता भी काम कर रहे थे। जैसे ही थोड़े पैसे आए, उसने अपना दाखिला स्कूल में करवाया। सुबह के समय में शालिनी स्कूल जाती और शाम के समय में लोगों के घर पर काम करती थी। उसके अथक परिश्रम से उसने सफलता प्राप्त की। वह अब अपने माता पिता के साथ सुखी और अच्छी ज़िंदगी जी रही है। शिक्षा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के आदमी कुछ नहीं पा सकता। धन्यवाद। बुरी संगति से बचो। एक शहर में सड़क के किनारे कौवा हुआ करता था। पास ही एक तालाब में हंस रहता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक साथ रहते थे और लंबे समय तक आसमान में उड़ान भरते थे। एक दिन कौवा और हंस एक साथ उड़ रहे थे। उसने देखा कि एक ग्वाला सिर पर दही लेकर जा रहा था। दही को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। तत्काल कौवा उड़ता हुआ नीचे उतरा और मटके पर बैठकर दही खाने लगा। ग्वाला भी जान गया था कि उसका दही कम हो रहा है, इसलिए उसने दही का मटका सिर से उतारकर नीचे ज़मीन पर रख दिया और ऊपर दृष्टि कर दही चोर को खोजने लगा। ऊपर एक वृक्ष पर कौवा और हंस दोनों साथ साथ बैठे थे। कौवा तो चोर था ही, उसे पता था कि ग्वाला क्रोध से भरा हुआ है, वह अवश्य ही चोर को मारेगा, इसलिए उसने उस पर पत्थर को अपनी ओर आते देखकर झट से उड़ान भर ली और वहां से चलता बना। ग्वाले का पत्थर बेचारे निर्दोष हंस को जा लगा और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। शिक्षा, इसलिए कहा गया है कि बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। बुरे आदमियों के साथ रहकर कभी कोई अच्छा नहीं बन सकता। यही इस कहानी से शिक्षा प्राप्त होती है। विनम्रता की ऊंचाई। मोहन एक ऐसा व्यक्तित्व जो सभी की सोच से परे है। सिर पर तेज और आंखों में आत्मविश्वास, परंतु नाक पर गुस्सा और मुख पर बेढंगी वाणी और कटीले शब्द। ईश नहीं, मनुष्य है, इसलिए यह सब स्वाभाविक है। उसकी इसी क्रोधयुक्त वाक्यों के कारण उसके दोस्त उससे दूर रहना पसंद करते थे। यही नहीं, उसका सबसे प्रिय मित्र अरविंद भी उसके चरित्र से परिचित था और अन्य मित्रों की तरह उसकी संगति में रहना पसंद नहीं करता था। मोहन के मन में जो भी आता वो उसे मुख द्वारा व्यक्त कर देता। शायद यही एक मुख्य कारण था कि लोग मोहन की सार्थकता नहीं समझ पाए। लेकिन एक ही घटनाक्रम ने मोहन के बारे में लोगों के ख्यालात परिवर्तित कर दिए। हुआ यूं कि किसी गलतफहमी के कारण अरविंद की नौकरी उसके हाथों से फिसल गई, जिसके कारण अरविंद की बहुत बेइज्जती हुई और इससे अरविंद तनावग्रस्त हो गया और उसे एक भारी मानसिक आघात पहुंचा। अरविंद तो लगभग टूट ही चुका था कि मोहन, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, उसने उसे संभाला। उसकी प्रेरणा से अरविंद उससे भी बड़े ओहदे पर नौकरी पर लग गया। अंततः हमें ये घटना शिक्षित करती है कि हमें किसी भी मनुष्य की बाहरी विशेषता ना देखकर आंतरिक विशेषता देखनी चाहिए। धन्यवाद। बुद्धिमत्ता और साहस। एक समय की बात है, एक गांव में एक बच्ची रहती थी जो कि बहुत बुद्धिमान और साहसी थी। उस बच्ची का नाम चीनू था। वह अपने पिताजी के साथ रहती थी। उसके पिताजी व्यापार के कारण घर से बाहर ही रहते थे। एक दिन चीनू के पिताजी जब घर से बाहर थे, तब चीनू ने घर आधी रात को कुछ चोर आ गए थे। चीनू ने चोरों को अपना पिता समझकर दरवाज़ा खोल दिया। चोरों ने घर में घुसकर चीनू को रस्सी से बांध दिया और चोरी करने लगे। फिर चोरों ने चीनू से पानी मांगा तो चीनू ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने कहा कि घर में पानी ख़त्म हो गया है तो कुएं से पानी भर के लाना पड़ेगा। चोरों ने चीनू को खोल दिया और उसे कुएं से पानी भर के लाने को कहा। चीनू पानी भरने के बहाने से घर के बाहर तो चली गई और दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। फिर वह जोर जोर से चीखने लग गई। उसकी चीख सुनकर वहाँ के लोगों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही साथ उसके पिताजी भी आ गए और चोरों को पकड़ लिया। चीनू की इस बहादुरी पर उसे भारत सरकार से 26 जनवरी को पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला। शिक्षा, हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।
शीर्षक एक और कोशिश। बहुत समय से घर ढूंढ रहे रीना और उसके माता पिता को आखिरकार एक घर मिल ही गया और उन्होंने निश्चय किया कि अब तो उस घर में रहना ही है। रीना को अपना कमरा बहुत पसंद आया, परंतु उस कमरे की खिड़की के ठीक पास स्थित घर जिसमें कोई रहता नहीं था, उसे वह पसंद नहीं था। उसने वहाँ के और भी रहने वाले लोगों से उस घर की खिड़की के बारे में सुना कि उसने वहाँ पर भूत देखा था, परंतु रीना एक बहुत निडर लड़की थी। वह जो भी ठान लेती उसे पूरा करके ही रहती। उसने निश्चय किया कि वह उस घर में जाकर उस अंधविश्वास को ढूंढ निकालेगी, पर बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसके हाथ कुछ न लगा। एक रात उसने उस घर की खिड़की में कुछ डरावनी आकृति जैसा देखा और एक और कोशिश के बाद उसे पता चला कि वहाँ कुछ सामान रखा था जो कि रोशनी पड़ने के कारण डरावना सा दिखाई पड़ता था। अब वहाँ के लोगों का अंधविश्वास दूर हो गया था। सीख: किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करे जब तक उसे खुद न देख ले। दूसरों की सहायता से आत्मसुख सहयोग करना मनुष्य का दायित्व है। सावन की फुहार के साथ जहाँ खेतों की हरियाली आँखों को शीतलता और मन को प्रफुल्लित कर देती है, वहीं इसकी अतिवृष्टि विनाश का कारण बन जाती है। रात भर से बरसते मेघों ने प्रलय का ऐसा विध्वंसक रूप धारण किया कि पूरा कौशलपुर छतों पर आ गया, मानो वज्रपात हो गया हो। प्रातःकाल तक जल का स्तर कम हो गया था, परंतु कई कच्चे घर बह गए। हमारा घर पहाड़ी पर स्थित था, इसलिए हमें हानि नहीं पहुंची, अतः हमने निराश्रितों की यथासंभव मदद करने का बेड़ा उठाया। माँ और चाची ने खाने की व्यवस्था की और हम सभी बच्चे, पिताजी और चाचा ने दवाओं, सूखे वस्त्र व स्वच्छ जल की व्यवस्था की और फिर हम ये सभी वस्तुएं वितरित करने गए। वहाँ हमें रोते बच्चों के चेहरे से मुस्कान और बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद मिले। बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारी इस छोटी सी सहायता ने हमें दूसरों के दुख में सहयोग करने से प्राप्त होने वाली आत्मसंतुष्टि का अनुभव करवाया। कुछ ही देर में वहाँ सरकारी सहायता भी पहुँच गई। हम सभी विद्यालय के बच्चों ने मिलकर हमारे गांव के पुनरुत्थान के लिए आसपास के गांव में जाकर धनराशि एकत्रित की और बाढ़ पीड़ितों के सहायता में एक बड़ा आर्थिक सहयोग मिला। कुछ ही समय में हमारे गांव की स्थिति सामान्य हो गई और ज़िंदगी फिर पटरी पर आ गई। शिक्षा: दूसरों की सहायता करने पर आत्मसुख प्राप्त होता है। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। वह दिन रात मेहनत करके खूब पैसा कमाता। धीरे धीरे उसके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया, पर फिर भी वह आदमी बस पैसे कमाने में ही लगा रहता। उसकी पत्नी उसे समझाती कि इन पैसों से वह अपनी ज़िंदगी मज़े से बिताए, पर वो आदमी न तो अच्छा खाता, न अच्छा पहनता और ना ही आराम करता। वह कहता कि बुढ़ापे में वह आराम करेगा। धीरे धीरे समय हाथ से फिसलता गया। आदमी वृद्ध हुआ, शरीर कमज़ोर हुआ, रोगों ने आ घेरा। अब चाहते हुए भी वह न अच्छा खा सकता था और ना ही अच्छा पहन सकता था। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास बहुत कम समय है। वह यह बात सुन बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, चाहे आप मेरा पूरा धन ले लो, पर मुझे थोड़ा समय दे दो ताकि मैं मेरी ज़िंदगी जी सकूं। पर अफसोस कि समय इतना मूल्यवान है कि किसी भी धन के बदले नहीं मिल सकता था। काश कि उसने समय की महत्ता जानी होती और जाना होता कि समय अब नहीं मिल सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय की महत्ता समय रहते ही जान लेनी चाहिए।
नमस्कार, मैं दिव्यांशी शर्मा। आंखों देखा कानों सुना। गर्मी के दिन थे। एक खरगोश बेल के पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। तभी उसके दिमाग में यह खुराफाती विचार कौन था कि यदि धरती फट जाए तो क्या होगा। विचार का कोना था कि वृक्ष से एक फल टूटा और भड़की आवाज़ करता हुआ धरती पर आ गिरा। फल के गिरते ही खरगोश उछलकर बैठ गया और अनुमान लगाने लगा कि हो ना हो यह धरती फटने से पूर्व का लक्षण है। भला इसी में है कि जान बचाकर यहाँ से भाग चलो। फिर दौड़ने लगा। उसे दौड़ते देख अन्य खरगोश ने पूछा, मित्र क्या हुआ? उसने सिर्फ यह बोला कि धरती फटने वाली है और भागने लगे। उन्हें देखकर जंगल के सारे पशु पक्षी भागने लगे। तभी आगे मार्ग में उन्हें वनराज सिंह मिला, शेर। उसने सबसे ये पूछा कि क्या हुआ। तभी खरगोश ने उससे सब कुछ बताया। तो वनराज सिंह समझ गया कि कैसे सारे जानवर खरगोश के कारण गलत फहमी के शिकार हो गए और उसने सबको सही बात समझाई। शिक्षा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर बिना विचार करे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार मेरी प्रिय अध्यापिका और मेरे प्यारे मित्र। आज मैं मितुषी अग्रवाल आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक होनहार बालिका। एक समय की बात है, एक बालिका थी, उसका नाम था रिया। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, परंतु उसके माता पिता इतना नहीं कमा पाते थे कि वो अपनी पुत्री को विद्यालय भेज सकें। जिस घर पर उसकी माँ काम करती थी वह वहाँ की मालकिन की बेटी की किताबों से छुप छुप कर पढ़ती थी। आगे जाकर रिया ने सरकारी विद्यालय में दाखिला लिया और वह एक बहुत बड़ी इंजीनियर बनी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। धन्यवाद।